हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद के बिहार एक परिचय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं, जो बिहार के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा ऐसा वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग प्राचीन बिहार का पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में जानेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः कब? तो सी 40,000 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुआ है? तो डी अर्थात कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभांड। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बी मुंगेर एवं नालंदा। अगला है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ए पूर्व प्रस्तर युग के। अब आइए आगे देखते हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिलते हैं, तो सी मुंगेर से। अगला है, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर है डी नव प्रस्तर युग। अगला है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात उपयुक्त में से सभी, अर्थात चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर। अब आइए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक काल का आरंभ के बारे में जानते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः सी उत्तर वैदिक काल में, अर्थात लगभग 800 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? तो बी लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन था? तो सही उत्तर है सी ए और बी दोनों, अर्थात मगध तथा विदेह और अंग एवं लिच्छवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो आइए इसका आंसर जान। इसका उत्तर है ए शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लिए लोगों का आवास स्थान रहा था? तो सही उत्तर है मगध। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण ग्रंथ तथा ज्ञान का महान केंद्र था? तो कौन? सी विदेह। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला है, अथर्ववेद में व्रात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए लोगों के लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी मगध। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो सही उत्तर है डी विदेह। आइए आगे देखते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है डी शतपथ ब्राह्मण। अब देखते हैं महाजनपद। इससे हर साल बीपीएससी में लगभग एक क्वेश्चन रहता ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थी? तो सही उत्तर है बी अर्थात 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब आइए अगला देखते हैं।
निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सी, अर्थात कौन कौन है? अंग है तीन, तीन में कौन कौन है? तो अंग, वज्जी और मगध। ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो सही उत्तर है भागलपुर एवं मुंगेर। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो भागलपुर एवं मुंगेर। अब आइए अगला क्वेश्चन। अंग महाजनपद की राजधानी थी? तो डी चंपा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो सही उत्तर है मगध। आगे देखते हैं, मगध महाजनपद की राजधानी? तो ए गिरिब्रिज अर्थात राजगीर थी उस समय। अब आइए आगे देखते हैं, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो सी चंपा। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका सही उत्तर है वज्जी। अगला है, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो इसका सही उत्तर है चेदी। आइए आगे देखते हैं, वज्जी संघ की राजधानी? तो इसका सही उत्तर है ए मुजफ्फरपुर। वज्जी संघ की राजधानी कौन है? तो ए मुजफ्फरपुर। आगे है, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो इसका सही उत्तर है बी वज्जी, जो वैशाली की राजधानी के अंतर्गत आता था। अब आइए देखते हैं आगे, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ए वैशाली। अगला है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो सही उत्तर है सी राजगीर अर्थात गिरिब्रिज। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था कौन? तो अंग। अब आइए आगे देखते हैं, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर है मल्ल गणराज्य की। अगला है, जैन धर्म। अब आइए जैन धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है सी कुंडलग्राम। अब आइए आगे देखते हैं, महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में है? तो सही उत्तर है बी वैशाली। अर्थात महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था तो वज्जी संघ से। अब आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडलग्राम के सात्विक क्षत्रियों के प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी तो लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। आइए आगे देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो ए पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। महावीर की मृत्यु अर्थात उन्हें कहाँ निर्माण की प्राप्ति हुई? तो सही उत्तर है बी पावापुरी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ? तो ए पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर है स्थूलभद्र। अब आइए आगे, प्रथम
जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कौन सा कार्य हुआ था? तो सही उत्तर है बी, अर्थात जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया था एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसु पूज्य की जन्म स्थली थी कौन सी? तो चंपा। अब आइए आगे देखते हैं। अगला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे सर्वप्रथम? तो सही उत्तर है बी, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। बहुत बार आपसे यह पूछा जाता है कि अलार कलाम कौन थे? तो वे बुद्ध के गुरु थे। अगला है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो सही उत्तर है ए, उरुवेला अर्थात बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ए, बोधगया में। अगला है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बी, निरंजना नदी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो सही उत्तर है बी, अर्थात बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म 2 भागों अर्थात स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। अब आइए अगले प्रश्न। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब आइए आगे देखते हैं। आप लोगों को मैंने बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, इसे मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको हमारे वीडियो में पहले डाल चुका हूँ। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर एक बार देख लें, जिससे आपको लगभग बौद्ध से आने वाले सभी प्रश्न आपको एक बार में दिख जाएंगे। अब आगे देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके लिए इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो सही उत्तर है डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। अगला है, निम्नांकित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो सही उत्तर है डी, अर्थात बोधगया, राजगीर और वैशाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण की भविष्यवाणी की थी, उनकी सम्मिलित थी उसमें क्या क्या? तो आइए जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से सही, अर्थात बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ। अगला है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो कहाँ? ए, नालंदा में। अब आइए आगे देखते हैं। अगला है, मगध साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है किसे? तो ए, मगध को। अगला है, मगध राज की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ए, गिरिब्रिज अर्थात जिसे हम लोग राजगीर या राजगिरी भी बोलते हैं। राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई है, अभी भी आप जाइएगा वहाँ। अगला क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो ए, बृहदर्थ वंश अर्थात बृहदर्थ राजवंश जरासंध के पिता बृहदर्थ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था कौन?
तो वीरदर्थ तथा जरासंध। अगला है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था कौन? ए बिंबिसार। आइए, बिंबिसार का शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक रहा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ए हर्यक वंश। बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। अगला है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था तो बिंबिसार के शासन काल में। आइए आगे चल के देखते हैं। बिंबिसार ने किस राजवंश बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त में से सभी, अर्थात कौशल देवी, चेलना और खेमा से। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो सही उत्तर है ए अंग। अगला है हर्यक वंश का दूसरा शासक तो अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लगभग जो भी शासक आए अपने पिता की हत्या किए। अगला क्वेश्चन है राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो अजातशत्रु ने। अब आइए आगे अगला है वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो सही उत्तर है सी वैशाली। अगला है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर है सी लिच्छवी। अब आइए आगे देखते हैं प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो बी छठी शताब्दी में, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। अगला है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहता है, ये लगभग बिहार के सभी एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। किस राज ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ए उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक तो नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो ए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। आइए आगे देखते हैं सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गृहब्रिज अर्थात राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो डी शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो सी कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता था। अब आइए आगे देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो सही उत्तर है डी कालाशोक। आगे है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ए वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी तो ए शाबक मीर ने। ये सारे आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जा चुका है, तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। नंद वंश का संस्थापक था कौन? तो ए महापद्मानंद। झा एवं
श्री माली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महान नंदिन को बताया गया है। अगला है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो किसे? महापद्मनंद को। अगला क्वेश्चन, इसके बाद हो जानते हैं, यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। अगला है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद। ये भी क्वेश्चन बहुत भी आए हैं, इसे याद रखेंगे। आइए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के। इसका आयोजन लगभग 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ए, राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ए, महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? तो डी, महापद्मनंद ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो बी, धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो सही उत्तर है डी, उदयन ने। आगे देखते हैं, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो सही उत्तर है सी, वैशाली के विरजको ने। अब आइए आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो डी, चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो सही उत्तर है ए, चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त। आगे है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई कब? तो 320 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था कब? तो 315 ईस्वी पूर्व में। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो बी, सेल्यूकस। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो सही उत्तर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? तो ए, चाणक्य। अगला है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो सही उत्तर है बी, यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है सी, इंडिका। आइए आगे देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ए, मौर्य। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक किसे माना जाता है? तो कौटिल्य को। आगे देखते हैं, कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो सी, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? तो डी, बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो सही उत्तर है बी, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है कहाँ? तो सी,
शिलालेख 13 में। अब आइए आगे देख। अगला है तृतीय बौद्ध संधि का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो डी अशोक। तृतीय बौद्ध संधि की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिस्त ने। अगला है तृतीय बौद्ध संधि का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सी कुंडल वन में। अगला है तृतीय बौद्ध संधि का आयोजन कब हुआ था? तो ए 251 ईस्वी पूर्व में। अगला है किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो सी अशोक। आगे देखते हैं किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति की त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो सही उत्तर है ए कलिंग। अशोक का धम्म था कौन सा? तो नैतिक आचार संहिता। अगला है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो बी पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो सही उत्तर है सी बोधगया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो सही उत्तर है बी 10वें वर्ष। आगे देखते हैं अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर है सी चंपारण। अगला है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है कौन? तो रोमिन देई। आगे है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी कौन सी? तो डी पाटलिपुत्र। अगला है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो सी लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था कहाँ? तो ए कुम्हार पार्क। कुम्हार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिलता है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि इनकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एक बेतना कर सकते हैं? किसने कहा था? तो सी एरियन ने। अब आइए आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो फाहियान ने। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो सही उत्तर है सी अशोक। ये 4 गुफा थी सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार और कर्ण। अगला है गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था किसने? तो सही उत्तर है डी दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है कहाँ से? तो ए दीदारगंज पटना में। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। बिहार के किस स्थल से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर है लोहानीपुर पटना। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है किसने? तो बी मेगास्थनीज ने। अब आइए आगे देखते हैं पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सही उत्तर है पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस अर्थात टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो सही उत्तर है बी बिंदुसार। आगे देखते हैं
किस विद्वान के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस अर्थात पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो डी एस्ट्रेबो। अगला है यूनानी दूत डीमोल डीमोक्लिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बी बिंदुसार। अगला है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो कौन? भाब्रू स्तंभ। ये भी आपको बहुत भी आया है, इसे याद रखेंगे। अब आइए आगे चल।